तबाही के 30 दिन आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। हिमालय में आई सुनामी को 30 दिन हो गए हैं और इस सुनामी ने सिर्फ केदारनाथ मंदिर को ही तबाह नहीं किया है, केदारनाथ मंदिर से 7 किलोमीटर पहले रामबाड़ा का नामो निशान मिटा दिया है। तबाही के बाद रामबाड़ा की ये पहली तस्वीर है। पूरा का पूरा रामबाड़ा शमशान में तब्दील हो गया है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। केदार घाटी में आई तबाही का सबसे पहला कहर रामबाड़ा पर टूटा था। 16 जून की शाम 8:15 पर आए सैलाब में सब कुछ एकाएक बह गया। जो कुछ बचा वो 17 जून की सुबह मलबे के साथ आई तबाही में खत्म हो गया। रामबाड़ा की तबाही समझने के लिए सबसे पहले तबाही से पहले की रामबाड़ा की तस्वीर आपको दिखाते हैं। सलामत रामबाड़ा की आखिरी तस्वीर। तबाही से 32 घंटे पहले ऐसा था रामबाड़ा। केदारनाथ से सिर्फ 7 किलोमीटर पहले ये रामबाड़ा की तस्वीर है। बस समझ लीजिए 16 जून की शाम 7 बजे से ठीक पहले रामबाड़ा ऐसा था। दोनों तरफ पहाड़ के बीच घाटी में ये छोटी छोटी झोपड़ियां जो आप देख रहे हैं, यही रामबाड़ा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आप गिनते गिनते थक जाएंगे। छोटी छोटी तकरीबन सैकड़ों झोपड़ियां हैं। कुछ कंक्रीट से बने हुए मकान भी दिख रहे हैं। अक्सर गौरीकुंड से केदारनाथ जाने वाले और केदारनाथ का दर्शन करके लौटने वाले रामबाड़ा में शाम होते होते पहुंचते हैं। मजबूरन उन्हें रामबाड़ा की इन्हीं झोपड़ियों में रहना पड़ता है। तबाही से ठीक पहले ये साधु यहीं बैठा हुआ था, लेकिन 32 घंटे पहले सब कुछ बिल्कुल ठीक था, इसलिए लोग आ जा रहे हैं। पगडंडी के किनारे छोटी छोटी दुकानों में सब कुछ मिलता है। लोग कुर्सी पर बैठते हैं, चाय पानी का पूरा इंतजाम है। अगर खुदा न खास्ता रात बितानी पड़े तो रजाई का भी पूरा इंतजाम है। 32 घंटे पहले ये दुकानदार भी पूरी तरह से निश्चिंत थे। यहाँ से केदारनाथ की अंतिम यात्रा शुरू होती है। छोटे छोटे बच्चे जो नहीं चल सकते उन्हें कंडी पर बैठा दिया जाता है। गौर से देखिए, ठीक 32 घंटे पहले कंडी पर बैठते ही मासूम रोने लगा। कहते हैं छोटे छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं। काश इस मासूम के रोने की आवाज सुनकर कोई आने वाली अनहोनी को समझ पाता। बड़े जो नहीं चल पाते उनके लिए पालकी, जिसे स्थानीय भाषा में डंडी कहा जाता है, उस पर बैठाया जाता है। अब तबाही आई तो क्या हुआ वो देखिए। चश्मदीद बताते हैं कि दोनों तरफ पहाड़ से घिरे रामबाड़ा में जब सैलाब आया तो लोग इस घाटी से ऊपर की तरफ पहाड़ी पर भागने लगे, लेकिन उन्हें भागने के लिए कुछ ही मिनट मिले। ये देखिए, रामबाड़ा के दोनों तरफ जो पहाड़ी है वो पूरी तरह खड़ी है, थोड़ी भी सपाट नहीं दिख रही है। जो यहाँ तक भागा होगा वही किसी तरह बच पाया होगा। जो बच्चे कंडी पर या फिर जो बड़े बुजुर्ग डंडी पर होंगे वो तो बेचारे भाग भी नहीं पाए होंगे, यूं ही सैलाब में बह गए होंगे। उत्तरकाशी से गिरीश गैरोला की रिपोर्ट। तो रामबाड़ा पूरी तरह से तबाह हो चुका है और शीतल ले जाएंगी हमको उन लोगों के पास जो रामबाड़ा से बचकर आए हैं। कई सारी ऐसी दर्द भरी कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी जो कहीं ना कहीं ये साबित करती हैं कि उत्तराखंड और देवभूमि की तबाही के जख्म कितने गहरे हैं। शीतल। बिल्कुल दीपक, मेरे साथ राजीव त्यागी और मनोज त्यागी हैं और ये दोनों लोग तो बचकर आ गए हैं रामबाड़ा से, लेकिन इनके परिवार के 4 सदस्य नहीं मिल पाए। राजीव, रामबाड़ा जो था वो पूरी तरह से तबाह हो गया था और सबसे पहले तबाही रामबाड़ा में मची है। उस वक्त का हाल, आप उस वक्त कहाँ मौजूद थे जब पानी आना शुरू हुआ?
जो है 4:30 बजे के करीब रामबाड़ा में ही पहुंचने वाला था। इतने में हल्ला होने लगा गांव में, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, ऊपर पहाड़ पे चढ़ जाओ आप लोग। तो लोग पहाड़ पे भगदड़ मची, पहाड़ पे चढ़ना स्टार्ट हो गए। तो फिर मैंने देखा कुछ लोग चल ऊपर पहाड़ पे आ रहे हैं, कुछ लोग इधर भाग रहे हैं, भगदड़ मच रही थी गांव में पूरे में। 6 बजे देखता हूँ कि पूरा जो है पानी जो है गांव में घुस रहा था पूरी तरीके से, और जो है 6 बजे के बाद से गांव में जो है तबाही मचना स्टार्ट हो गया। और 11 बजे मैंने देखा कि पूरा गांव खत्म हो चुका था। रात को 11 बजे? रात को 11 बजे मैंने देखा वहाँ रामबाड़ा का कोई नामो निशान नहीं था। आप कैसे अपने आप को बचा पाए? हम लोग रामबाड़ा से 100 फीट ऊपर थे, तो हमें दिखाई दे रहा था ऊपर नीचे रामबाड़ा दिखाई दे रहा था। हम लोग एक ही जगह बैठे, हम लोगों से आगे का रास्ता खत्म हो चुका था, पहाड़ जो है गिर चुका था वो। हम लोग एक दुकान में बैठे हुए थे, वहीं हम लोग बैठे रहे। तो फिर इतने में सामने कुछ लोग बैठे हुए थे, एक बड़ा सा पत्थर आया, उन लोगों के ऊपर गिर गया, कुछ लोग उसमें दब गए। तो एक बुजुर्ग जो है आधा दब गया, बाकी कुछ लोगों के पैर टूट गए थे। हम लोग उसको निकाल उस वक्त आपके परिवार के सदस्य कहाँ थे जब आप रामबाड़ा से ऊपर पहाड़ी पर थे? मैं समझ पा रही हूँ किस पहाड़ी की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऊपर सटकर है। और परिवार के लोग कहाँ थे आपके साथ? लोग मेरे से आगे थे, मम्मी पापा थे। रामफल सिंह त्यागी पापा है मेरे, सरोज त्यागी मम्मी है, हिमांशु त्यागी ये मेरा भाई है, और राशि त्यागी मेरी बेटी है खुद की। ये चारों एक साथ चल रहे थे। ये लोग रामबाड़ा में थे, मैं और मेरी मिसेज लकी त्यागी हम लोग थोड़ा सा पीछे थे इनसे, रामबाड़ा से थोड़ा सा ऊपर। वही जगह हम लोग जहाँ पर बैठे हुए थे वही जगह सेफ बची। और वो बाजार जब हम उसकी तस्वीरें देखते जैसे हमने अपने रिपोर्ट में दिखाई, बहुत गुलजार है, वहाँ पे दुकानें थी और तमाम दुकानदार थे, पता नहीं कितनी कितनी दुकानें थी वहाँ पे, वो कुछ मानी बचा। वहाँ पे कुछ नहीं था, बैंक भी था वहाँ पे, एक अस्पताल भी था छोटा सा, और दुकानें थी वहाँ पे। जो है वहाँ 11 बजे रात को मैंने देखा कुछ भी नहीं था, मुझे सिर्फ जो है झील दिखाई दी वहाँ पे बड़ी थी, बाकी और कुछ नहीं था वहाँ पे। बिल्कुल दीपक, यही रामबाड़ा की स्थिति थी, जो गुलजार इलाका था पूरा वो एक झील में तब्दील हो गया था, और वहां तक के सब रास्ते बिल्कुल बंद हैं, अभी तक रास्ते खुल नहीं पाए। कुछ नहीं था, हम लोग भी जो है बड़ी मुश्किल से वहां से निकल पाए। मेरी मिसेज की हालत खराब हो चुकी थी, कुछ लोग और भी थे जो भूखे प्यासे वहां लोग मर गए, उन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिली वहाँ पे। इस इलाके में आप कितने दिन फंसे रहे और फिर कैसे वापस आए? 4 दिन तक फंसे रहे। मैं और मेरी मिसेज 20 तारीख को हम लोग लास्ट में निकले हैं, उसकी हालत खराब थी, और 2-3-4 लोग और भी बचे हुए थे, उनको वहीं पे छोड़ दिया। वहाँ पे शाम को 6 बजे हेलीकॉप्टर बंद कर देते थे, तो उन लोगों को नहीं निकाला गया। वो बुजुर्ग लोग थे, वो लोग खुद चल के नहीं आ पा रहे थे। जो लोग चल के आ रहे थे उन्हीं लोगों को निकाला जा रहा था जो हेलीपैड तक आ रहे थे। जिनके पास चलने की हिम्मत नहीं थी उन लोगों को वहीं बैठे हुए छोड़ दिया गया, मरने के लिए वहीं। इस तरह की स्थिति थी, फोर्सेस के लिए भी मुश्किल है, होता है, क्योंकि लोगों को उन्हें बचाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और एक कॉल लेनी पड़ती है ऐसे मौके पे कि क्या किया जाए। बेहद मुश्किल होता है शीतल, और इसीलिए हम अक्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे चलते हैं भोपाल, जहां से मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती हमारे साथ जुड़ी हुई है। उमा भारती से हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पिछले कई सालों से, खासकर उत्तराखंड से जो गंगा का प्रभाव है, गंगोत्री, केदारनाथ, इस पर वे काफी काम कर रही हैं। उमा भारती जी, आपको क्या लगता है, ये भगवान का प्रकोप था या मानवीय गलती या मानवीय भूल हम जो पहाड़ों के साथ लगातार कर रहे हैं उसके चलते ये सब हुआ? जो वहां घटा है, आपके पास में एक प्रत्यक्षदर्शी भी बैठे हुए हैं। मेरा कहना तो मूलतः यह है कि जो केदार वैली की घटना हुई है, क्योंकि आपकी जो रिपोर्टर हैं शीतल राजपूत, ये वहां गई भी हैं, तो ये खुद समझ गई होंगी कि जब 14 तारीख की रात को पानी बरसा, 15 को सवेरे दिन में पानी बरसा, 15 की रात को पानी बरसा, तो ये वहां के प्रशासन को अच्छी तरह से पता था कि केदारनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर गांधी सरोवर है, और वो गांधी सरोवर और मंदिर के बीच में एक बहुत बड़ा भारी ग्लेशियर है जो कि मलबे में बदल चुका है, और गांधी सरोवर कभी भी या तो फट जाएगा या उबल जाएगा, और ऐसी स्थिति में पूरे ग्लेशियर को बहाते हुए यहां बर्बादी ला सकता है। तो 16 तारीख को सवेरे ही रामबाड़ा, गौरीकुंड, गरुड़ चट्टी और केदारनाथ खाली करवा देने थे, और लोगों को ऊपर जाने से 15 तारीख से ही रोक देना था। तो ना लोगों को जाने से रोका गया और ना ये स्थान खाली करवाए गए। प्राकृतिक आपदा को तो नहीं रोका जा सकता था, वो तो आनी ही थी, तो इसमें मकान गिर जाते, दुकानें गिर जाती, धन हानि हो जाती, लेकिन यदि ये ठीक से प्लान कर लेते तो ये जन हानि को 0 पॉइंट पर भी ला सकते थे, यानी एक भी आदमी की मृत्यु वहां ना हो, ऐसी स्थिति भी हो सकती थी। और इस बात को उत्तराखंड का प्रशासन, खास करके रुद्रप्रयाग जिले का जो प्रशासन है, वो अच्छी तरह से समझता था, जो मैं आपको बोल रही हूँ। लेकिन दुखद ये रहा कि ये ऐसी ये अनभिज्ञता हुई, ऐसा जिसको कहते हैं ना असावधानी और लापरवाही,
जिसने कि ये पूरा का पूरा नरसंहार कर दिया। जो बात आप कह रहे हैं किसी देवी प्रकोप की, तो हम प्राकृतिक आपदा को भी, क्योंकि हम प्रकृति को देवी मानते हैं, तो हम प्राकृतिक आपदा को भी एक प्रकार का देवी प्रकोप ही मानते हैं। गांधी सरोवर जो है, उसका नाम गांधी सरोवर इसलिए पड़ा क्योंकि उसमें गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन हुआ था। ये पहले एक नैसर्गिक झील थी हिमालय में ऊपर, केदारनाथ के ऊपर। इसका सीमेंटीकरण किया गया है 40-50 साल पहले, जो कि नहीं करना था, क्योंकि पहाड़ों में जो झीलें होती हैं उनके नैसर्गिक जल रिसाव के रास्ते होते हैं, और वो रास्ते जब हम बंद कर देते हैं तो बहुत विस्फोटकारी हो सकते हैं। ये से साबित हुआ। दूसरी बात, धारी देवी की जरूर मैंने कही थी, मैं 1-2 साल से कह रही थी कि अलकनंदा पावर प्रोजेक्ट जो बन रहा है श्रीनगर पर, अलकनंदा के किनारे, वहां एक मंदिर है हजारों साल पुराना धारी देवी का। उसके बारे में मानते हैं कि वो उत्तराखंड की रक्षक देवी है, खास करके बद्री और केदार जाने वाले यात्रियों की वो रक्षक देवी है, और उसको प्रणाम करके ही यात्री आगे बढ़ते हैं और लौट करके उसको सिर झुका के, गाड़ी से ना भी उतरे तो सिर झुका के धन्यवाद देते हैं। वो देवी 15 तारीख को हटाई गई है। तो वहां के जो साधु संत हैं, जो मैं प्रारंभ से कह रही थी कि ये पर्यटकों की रक्षक देवी मानी जाती है, इसको मत हटाइए। लोग कह रहे हैं कि ये भ्रांति है। तो अगर ये भ्रांति है कि धारी देवी उत्तराखंड की रक्षक देवी थी, तो यह भी भ्रांति है कि बद्री केदार भगवान है। अगर आस्था रखनी होगी तो पूरे पैकेज को मानना होगा। 50-50 नहीं कर पाएंगे ना, हम अपने हिसाब से चीजों को नहीं घटा बढ़ा पाएंगे। तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि देवी नाराज हुई, ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा कहना तो देवी का अपमान होगा। लेकिन हाँ, रक्षा करने के स्थान से माँ को हटा देंगे तो फिर घर में हमला हो जाएगा, तो माँ रक्षा करने में असमर्थ हो जाएगी। लेकिन जो घटा है वो पूरी तरह से मानवीय भूल है। प्राकृतिक आपदा तो है, प्राकृतिक आपदा तो आई है, लेकिन प्राकृतिक आपदा से होने वाली जो जनहानि है वो पूरी तरह से मानवीय भूल है। जो केदारनाथ को समझता है, जैसे शीतल राजपूत समझ गई होगी, ये बहुत कष्ट से वहां पहुंची थी, और जो आपके साथ प्रत्यक्षदर्शी बैठे हैं वो मैं जो कह रही हूं ना, वो तुरंत समझ जाएंगे मैं क्या कह रही हूं। कि अगर 16 तारीख को सवेरे 7 बजे से ये लोगों को दौड़ा देते केदारनाथ से, केदारनाथ के लोग गरुण चट्टी, जंगल चट्टी, रामबाड़ा और इस प्रकार से ये गौरीकुंड खाली करवाते हुए सोनप्रयाग का पुल पार करके फाटा पे 18 किलोमीटर पैदल चल के 5-7 घंटे में पहुंच जाते, तो एक भी व्यक्ति मरने वाला नहीं था। ये कोई भी कह सकता है, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकती हूँ कि ये भी व्यक्ति मरने वाला नहीं था। हाँ, प्राकृतिक आपदा आती और धन हानि जरूर होती, लेकिन जनहानि न होती। नहीं, लेकिन सवाल उमा जी ये बहुत बड़ा बहस का है, शायद आप मेरे सवाल को ठीक से समझ नहीं पाई। वो ये है कि क्या पहाड़ों के साथ जो खिलवाड़ हम लगातार करते जा रहे हैं, जिस तरह नदियों का अविरल प्रवाह को हम रोक रहे हैं, जिस तरह लगातार वहां पर बांध बन रहे हैं, जिस तरह से वहां पर आधुनिकीकरण हो रहा है, जिस तरह से वहां पर कई होटलों को हमने ध्वस्त होते देखा जो नदियों किनारे कटाव पर बनाए गए थे, तो क्या मानव भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि हमने पहाड़ों के नैसर्गिक सौंदर्य के साथ खेला है? मुझे क्षमा करो दीपक, आपने जब प्रश्न किया था तो सही में जो आपने प्रश्न किया था उसके अनुरूप मेरा उत्तर नहीं था। लेकिन क्या मेरा मन बहुत भरा हुआ था, क्योंकि मेरे को इतना दुख है इस बात का कि एक भी व्यक्ति ना मरता अगर वो उपाय आजमाया जाता जो मैंने आपको कहा है। लेकिन आपने जो दूसरी बात कही है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी पहाड़ों पर प्राकृतिक विपदाएं आई हैं, लेकिन इतनी बड़ी जनहानि नहीं होती थी, क्योंकि वहां पर लोगों की जो बसाहट है वो प्रकृति और पर्यावरण के अनुरूप है। मतलब लोगों ने घर इस तरीके से बनाए थे पहाड़ों पर कि वो प्रकृति की विपदाओं को झेल करके भी अपनी जान बचा लेते थे। मान लो बादल भी फट गया तो बहुत कम संख्या में लोग हताहत होते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, 10-12 सालों से जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो वहां बसाने की पद्धति बिल्कुल वैसी अपनाई गई जैसे बंबई, दिल्ली, भोपाल, कलकत्ता में होती है। जबकि पहाड़ों पर रहना है तो नदी के किनारे पे नहीं रहना है, किसी बड़े पहाड़ की तलहटी में नहीं रहना है, कहां पर रहना है ये पुराने लोगों को पता था। और मकान का प्रकार क्या हो और मकान कहां पर स्थित हो ये भी पुराने लोगों को पता था। अभी अचानक प्राइवेट सेक्टर वहां पर घुस गया, अपने होटलों को लेकर के घुस गया, अपनी पूरी गंदगी नदियों में डालने लगा। मतलब हिमालय की नदियां भी अंत में गंदी की जाने लगी। और अभी जो पावर प्रोजेक्ट लगे हैं, मैं तो उनके आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि अब मैं मान रही हूं इस विपदा के बाद कि एक भी बांध अब उत्तराखंड में, हिमालय में नहीं होना चाहिए। जो बन गए हैं उनका जल निकाल करके उनको नष्ट कर देना चाहिए, जो प्रस्तावित हैं उनको रद्द कर देना चाहिए, और जो बनने की प्रक्रिया में है उनको तुरंत रोक देना चाहिए। और मेरा मानना है कि अगर वहां मेगावाट जनरेट करने हैं तो बहुत छोटे छोटे 1-2 मेगावाट के हजारों पावर प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं। लेकिन अब तो बांधों पर भी विचार होना चाहिए, और जब उत्तराखंड का नव निर्माण हो तो ये सारी भूलों का सुधार होना चाहिए जिसके कारण ये हुआ है। जो आपने कहा मैं उसी का उत्तर दे रही हूं कि अभी तक उत्तराखंड की जो बसाहट थी लगभग 50 साल तक वो प्रकृति और पर्यावरण के साथ संतुलन बना करके थी, लेकिन 10-15 सालों में वो संतुलन बिगाड़ दिया गया, जिसका ये परिणाम आया है।
बिल्कुल, संतुलन कहीं ना कहीं बिगड़ा है। जो लोग बचकर आए हैं उमा जी, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे ओमदत्त शर्मा जी हैं। ओमदत्त शर्मा जी, आपके परिवार में कौन कौन लोग थे और केदारनाथ से कौन कौन वापस नहीं आ पाए? दीपक जी, मैं आज अपने फेवरेट एंकर से ऐसे माहौल में मिल रहा हूँ क्योंकि हमारा सारा परिवार दुख में घिरा हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी बड़ी बेटी मंजू शर्मा, मेरे दामाद अशोक शर्मा, मेरी देवती सोनी शर्मा और देवता रंजीत शर्मा, मेरे दामाद का भांजा 22 साल का जवान लक्ष्य व्यास, जो 4 बड़ी बहनों के से छोटा अकेला भाई है, और मेरी बेटी की सास 13 तारीख को सुबह गए थे और 14 तारीख को रात को फोन आया था मेरी बेटी का कि हम गौरीकुंड रुके हैं पापा, और हमारे पोस्ट शायद आगे काम ना करे, आप टेंशन मत करना, सुबह हम केदारनाथ जाएंगे। और से आने वालों ने बताया कि 3 बजे केदारनाथ पर उन्होंने दर्शन कर लिए थे और मेरे दामाद अपनी माँ के लिए पालकी वाले को ढूंढने गए थे कि वो कहाँ चला गया है, लेकिन उसके बाद का हमें कोई समाचार नहीं मिला। हमारे 10 आदमी 10 दिन तक घूम के आए, ढूंढ के आए, हमारे 6 आदमी 4 दिन के लिए ढूंढ के आए। अब परसों हम आए और अब कल से जो है हमारे 4 आदमी और गए हुए। हमारे कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रहा है, गाड़ी नंबर से ट्रेस नहीं हो रहे हैं, किसी की पहचान नहीं हो रही है। कहीं कुछ जो है कि कोई होटलों के जो जहाँ वो ठहरे थे वहां के हमने रिक्वेस्ट किया कि वहां से कोई सूचना दी जाए कि वो कहाँ रुके हुए थे, क्योंकि होटलों का हमने नाम भी पूछा था, कहीं भी कुछ पता नहीं चला। कहीं भी कुछ पता नहीं चल रहा। ऐसे ही मिसिंग लोगों के बारे में उमा जी, एक आखिरी सवाल आपसे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने फैसला किया है कि जो लोग अभी तक लापता हैं, पहले ये कहा गया था कि 15 तारीख को जो लोग नहीं मिलेंगे उनको डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा, लेकिन अब उनका नाम मिसिंग में होगा। हालांकि उनको 3.5 लाख का जो फाइनेंशियल कंपनसेशन है वो दे दिया जाएगा, आर्थिक सहायता दे दी जाएगी। क्या आपको नहीं लगता कि अगर डेथ सर्टिफिकेट्स नहीं इशू होते हैं तो लीगल कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगे? आप केंद्र सरकार से क्या मांग करती हैं, बीजेपी और अपनी पार्टी की तरफ से? ये तो बैठ करके सामूहिक रूप से विचार करना होगा, क्योंकि अब 1 महीना से अधिक हो गया है। तो जंगलों में आज 1 महीना है, आज श्रद्धांजलि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे देश में श्रद्धांजलि सभाएं भी हुई हैं। मैं स्वयं भी सीहोर में मध्य प्रदेश में श्रद्धांजलि सभा में भाग ली हूं आज। और इसलिए अब ये तो एक प्रकार से मानना होगा कि लगभग बहुत ही कम लोग होंगे जो लौट करके वापस आ सकेंगे, लेकिन इसकी तकनीकी प्रक्रिया क्या हो कि हम उनकी प्रतीक्षा भी करें, और उनकी मृत्यु के बाद जो प्रभावित हुए परिवार हैं, जो पत्नी हैं, बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनके लिए जीवन की कठिनाइयां खड़ी हो जाएंगी उनकी मृत्यु से, तो अब उन लोगों के जीवन यापन के लिए उनको कोई सहारा भी मिल जाए, ऐसा मानवीय तरीके से प्रक्रियाएं निकाली जा सकती हैं। क्योंकि एक बात हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि नियम और कायदे जो होते हैं ये व्यक्ति के हित के लिए होते हैं, व्यक्ति के हितों की बलि नियम और कायदे पर नहीं चढ़नी चाहिए। तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, हम भी बैठ करके तय करेंगे कि इसका कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए, लेकिन जरूर निकालना चाहिए, इंतजार भी करना चाहिए, और जो लौट के नहीं आ सके हैं उन पर आश्रित जो लोग हैं उनकी व्यवस्था भी करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमा भारती जी, भोपाल से आप जुड़ी थी। उमा भारती लगातार गंगा पर काम करती रही हैं और उत्तराखंड में बेहद सक्रिय रही हैं, तमाम जितने भी आंदोलन रहे हैं उनसे भी जुड़ी रही हैं, इसीलिए हम उनसे बात कर रहे थे। हमारी बातचीत का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जितने तमाम हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, सबकी इतनी दुख भरी कहानी है कि जिसको बयां करना मुश्किल है। साथ ही साथ हमारे तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं, शीतल मेरे साथ मौजूद है, लेकिन हम आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं गौरीकुंड का क्या हाल हुआ था, क्योंकि गौरीकुंड एक ऐसी जगह है जो बेहद ही नजदीक केदारनाथ की है, और केदारनाथ की यात्रा करते हुए जाते हुए आपको गौरीकुंड से होकर गुजरना पड़ता है। गौरीकुंड की तबाही किस ढंग की रही, आइए वो देख लेते हैं। तबाही में गौरीकुंड पूरी तरह बर्बाद हो गया। गौरीकुंड में कितनी बड़ी तबाही मची, इसका अंदाजा लगाने के लिए आपको तबाही से ठीक 34 घंटे पहले गौरीकुंड की तस्वीर दिखाते हैं। तबाही से ठीक पहले देखिए गौरीकुंड का गर्म कुंड। कहते हैं जो भी केदारनाथ की यात्रा पर जाता है
गौरीकुंड के इस गर्म कुंड में स्नान करना चाहता है। मंदिर की सीढ़ियों से श्रद्धालु इस गर्म कुंड में जाते हैं, गौरी माता की पूजा करते हैं, फिर आगे की यात्रा शुरू करते हैं। जब तबाही आई तो गर्म कुंड के साथ गौरी माता का मंदिर पूरी तरह मलबे से भर गया। तबाही के वक्त बहुत से लोग गर्म कुंड में होंगे, ढेर सारे लोग मंदिर में होंगे। केदारनाथ जाने के लिए यहाँ से घोड़े खच्चर मिलते हैं। ये गौरी कुंड का घोड़ा पड़ाव है। बगल में मंदाकिनी नदी है। केदारनाथ मंदिर जाने वाली पगडंडी से घोड़ा पड़ाव कम से कम 50 फीट नीचे खाई में है। जब तबाही आई तो ये देखिए, पूरा 50 फीट तक मलबा भर गया। जब यहाँ तक मलबा ही मलबा भरा हो तो फिर किसी के जिंदा होने के बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। घोड़े, खच्चर, श्रद्धालु सब एक झटके में खत्म हो गए। पूरा का पूरा इलाका शमशान में बदल गया। उत्तरकाशी से गिरीश गैरोला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो दर्द भरी कहानियां इतनी ज्यादा कि सुनते सुनते आप थक जाएंगे। सोचिए उन परिवार वालों की, उन पर क्या गुजर रही होगी। और लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं कैलाश चंद्र जी, जो कि रामबाड़ा से बचकर आ गए, लेकिन गौरी कुंड से उनका बेटा लापता हो गया। कैलाश चंद्र जी, आप दोनों कैसे बिछड़ गए? सर, ऐसा है कि हम 7 दिन लगभग मुझे लग गया वहां रामबाड़े में ही, क्योंकि 15 तारीख से 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तारीख को हम सर निकाले गए थे वहां से। वो भी जो है इस तरीके का बहाव पानी का मैंने भविष्य में पहली बार देखा। ये इतनी तेज बह रहा था पानी, हवाई जहाज की स्पीड फेल थी। जरा देर के अंदर में ही सब तहस नहस कर दिया। जितनी भी वहां पे पुलिस चौकी थी और तुम्हारे बिरला धर्मशाला था, एक कमली वाले बाबा का धर्मशाला था, सारी दुकानें, सारे होटलों, ऐसा मालूम दे रहा वहां पे कोई दुकान ही नहीं थी। पूरा वीरान कर दिया, एक झील ऐसी बना दिया रामबाड़े को। सर, जब ऊपर हम लोग भागे हैं तो हमारे साथ में कई एक ग्रुप थे और भी पहाड़ों पे चढ़ गए, तो इस नाते से हम लोग बच गए। मेरे सामने देखते देखते भीगते भीगते आदमी जो है, कोई ठंड से मर गया, कोई के ऊपर पत्थर गिर गया, कोई का पैर टूट गया। ये सब नजारे देखते रहे तो उससे हमको भी भय बहुत बड़ा लगने लगा कि अब हम लोग भी नहीं बचेंगे, या हमारे भी मतलब जो है कोई सदस्य नहीं बचेंगे जो साथी संगी थे। अब सर ये है कि वहां पे ये स्थिति थी, जो कि चौथे दिन तो राहत कार्य के लिए हेलीकॉप्टर ने कुछ सामान गिराया खाने पीने के लिए, तो कुछ लोग जो थे मतलब खाड़ी में चला गया, कुछ मतलब हवा उसकी पंखे की तेज थी, बिल्कुल कुछ रोड पे जो आया तो उसी में सब लोगों ने वितरण करके खाया। जैसे कि ब्रेड और मतलब जो है 1 शीशी पानी और उसमें बिस्कुट, ये सब हम लोगों को खाने को लिए मिले। बिल्कुल। लिहाजा ये है, किसी को पलटी होने लगी, किसी को मतली होने लगी, कोई चक्कर आकर के गिरने लगा। 50 आदमी तो इस तरीके से मर गया मेरे सामने भीग करके, और मतलब भूख और प्यास से मर गया। ठीक है, समझ सकते हैं कैलाश चंद्र जी किस तरह की परिस्थितियां देखी होंगी। अपना बेटा इन्होंने गौरीकुंड से खो दिया है। हमारे साथ जितने भी मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, कई सारे परिवार हैं, सबकी अपनी अपनी दर्द भरी कहानियां हैं, वो भी हम आपको सुनाएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे, अपने रिपोर्टरों से भी बात करेंगे, और हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपका अपना अभी भी कोई लापता है तो उसके लिए किस तरह की कानूनी प्रक्रियाएं आपको करनी पड़ेंगी, वो हम आपको बताएंगे। लगातार हमारा ये विशेष कवरेज जारी है।